तो आपका एपिक स्टडी चैनल पे टुडे विल बी डिस्कस पेपर 2 की यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें एथिक्स के संबंधित क्वेश्चन आते हैं नीति शास्त्र से। टोटल 65 नंबरों की ये क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और अलग अलग पार्टों में इसको देखेंगे। और ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं दोस्तों। काफी मेहनत लगी है इसके अंदर, क्योंकि ये सारा जो कॉन्टेक्ट है ये ओनली आरपीसी की जो 11-12 की बुक के अंदर मिला है। आपको उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन बुक की, जो आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और जो डाटा इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ है तो उसके आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें आप ये सजेशन दे सकते हैं। ये ओनली पेपर डिस्कशन है दोस्तों, एक एक्चुअल आंसर की नहीं है। तो आंसर का आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर इसमें बन सकता है। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन था इसमें। पहला क्वेश्चन आया था अपना प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन की स्थिति परक की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर अपन दे सकते थे, जैसे जो न दुख में ज्यादा दुखी रहता है और न सुख में ज्यादा सुखी रहता है, और जो पुरुष इंद्रियों को बस सब प्रकार से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो पुरुष स्थिति परक होता है और प्रशासनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। यानी प्रशासनिक कर्तव्य निर्वहन करने के लिए स्थिति परक होना व्यक्ति को जरूरी है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी, तो देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्रासंगिक है, तो अपन ने एक इसके अंदर डाला है कि बुद्ध को सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आत्म दीपो भव, यानी अपने दीपक को स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य किसी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए, और यह विचार वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक है। बुद्ध ने इस दुख का निरोध प्रतिबद्ध आष्टिंग मार्ग को मध्यमा प्रतिबद्ध के माध्यम से मध्यम मार्ग की संज्ञा दी। तो ये मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट प्रोसेसिंग माना जाता है आज के युग के अंदर। जैसे कि आप कोई कार्य करना है या नहीं करना है, तो आपको उसके बीच का रास्ता अपनाना बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? तो नैतिक द्वंद्व, जिसे कि नीति शास्त्र की दुविधा कहते हैं, उसे जटिल स्थिति को भी कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक को चुनना होता है, किंतु किसी एक को चुनने पर किसी अन्य की सुन्नति को उल्लंघन हो जाता है, जिससे अपने नैतिक दुविधा के रूप में जाना जाता है। कि जैसे अपन दो में से किसी एक को चुनना होता है, मगर किसी को एक को चुनने में अपन को उल्लंघन हो जाता है, तो उसमें दुविधा सामना करना पड़ता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, प्रशासनिक जीवन में ऋण के नैतिक आदर्शों की परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पूरा मैटर डाला गया है, आप इसमें से देखिए। वेदों के अनुसार सुख और स्वर्ग प्राप्ति के मानव का चरम लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मनुष्य को धर्म, सत्कर्म और यज्ञ कर्तव्य आदि का पालन से होती है। इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वेदों में मनुष्य को ऋण या से मुक्त होने पर जोर दिया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं वह जीवन जीना उसका व्यर्थ है। और उन 3 ऋण इसके बारे में बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण के बारे में भौतिक सामुदायिक दाता के रूप में देवताओं को माना जा गया है। देवता मनुष्य की संपन्नता प्रदान करते हैं और मनुष्य की सुरक्षा करते हैं, अतः देवताओं को मनुष्य के ऊपर ऋण होता है। ओके। और यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को संपन्न कर उनके ऋण से मुक्त होता है। यानी अगर देव ऋण को मुक्त करना है तो वो यज्ञों के द्वारा उससे मुक्त हो सकता है। और दूसरा है ऋषि ऋण, जो कि व्यक्ति अपनी प्राचीन ऋषियों की सांस्कृतिक विरासत के रूप में ज्ञान ग्रहण करता है, और व्यक्ति अपने बाद वाले पीढ़ी को गुरु के शिष्य की परंपरा में वैचारिक ज्ञान संपदा को स्थानांतरित करता है। जैसे इस प्रकार ऋषि और ऋण से ऋण होने का प्रयास करता है। यानी अगर वो ऋषियों के शिष्य बनता है और उस दक्षिणा के तौर पे उससे को ऋण को उतारता है। और पितृ ऋण व्यक्ति के बुजुर्गों और पितृ
गुणों के द्वारा होता है। ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति के करना और संतति श्रृंखला में कड़ी को आगे बढ़ाना। वैदिक व्यक्ति देव ऋण द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और ऋषि ऋण और पितृ ऋण द्वारा समाज के प्रति कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन करता है। यानी देव ऋण के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, देव को कर्तव्य की पूरी करता है, और जो ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है वो समाज के कर्तव्यों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करता है। भगवत गीता का अनास्तिकता का सिद्धांत के स्वरूप में एक प्रशासक की जीवनी को सार्थक करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी ढूंढने के बाद आपको आरपीसी की बुक में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 11-12 जो भी है आरपीसी की, जो आर अपनी बुक आती है 11वीं 12वीं क्लास की, उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और उनकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके दोस्तों को जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। देखिए दोस्तों, कांट के द्वारा मानना है कि यदि पूर्णतः मनुष्य बौद्धिक प्राणी होता है तो उसे क्या कहा गया इसके अंदर, अगर शुभ संकल्प के मार्ग में इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां कभी बाधा नहीं डालती, ऐसी स्थिति में बिना प्रयास के वह शुभ संकल्पना परंतु मनुष्य की पूर्ण बौद्धिक नहीं है। इसलिए कर्तव्यों की चेतना द्वारा बाध्य होकर ही वह शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करता है। पूर्ण रूपेण शुभ संकल्प सिर्फ ईश्वर का होता है, और क्योंकि कांट के अनुसार पूर्ण बौद्धिक शुभ संकल्प अभिव्यक्ति बिना किसी प्रयास के स्वतः नहीं होती, इसलिए ईश्वर की पवित्र संकल्प कहलाता है। क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आप आंसर देखो कमेंट करके दोस्तों, या तो मुझे सजेशन करिए, क्योंकि इसके अंदर आप और कुछ भी क्या डाल सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थे अपने, ये बी पार्ट था, जो कि इसके अंदर 50 वर्ड के अंदर आंसर देने थे। प्रत्येक जो प्रश्न है 5 अंक का रहेगा। इसके अंदर मनुष्य की नैतिक उन्नति और समाज की सर्वगुण उन्नति में निर्भर करता है। तो ये दोस्तों, ये तो 2 क्वेश्चन इसमें इजी आए थे। जैसे समाज की सर्वगुण उन्नति के निर्भर करते हैं, एक परिवार के बारे में पूछा था, तो ये किस प्रकार व्यक्ति को विकास में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं सर्वगुण विकास में। तो पहला देखो, मनुष्य समाज के अंदर संस्कृति सभ्यता का जन्म एवं पोषण होता है मनुष्य, और व्यक्ति समाज के कल्याण की भावना को ओतप्रोत रहता है। समाज में असली भूमिका वैसे तो विद्यालय को जाने के साथ शुरू होती है, किंतु 6 वर्ष तक समाज और परिवार के मूल्यों के विकास की बराबर भागीदारी होती है उसकी। और आरंभ में मूल्यों का विकास कम होता है, लेकिन समाज में जो जो संपर्क में पड़ता है, मूल्यों का विकास भी उत्तरोत्तर होता जाता है। मीडिया, सामाजिक समूहों से वार्तालाप, सह शिक्षा, विद्यालय और आदि से समाज में नैतिक मानदंड और सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तन जैसे विचारों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्मों एवं जातियों और क्षेत्रों लोगों को साथ संपर्क, धैर्य और सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकसित करना आसान होता है। तो समाज के अंदर व्यक्ति को, जैसे वो 6 वर्ष तक उसमें समाज और परिवार से जो भी सीखता है वो उसके लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक है। और जो जितना सामाजिक होगा उतना उस समाज का उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो समाज में रहेगा उसको समाज और शिक्षा के द्वारा समाज का हित भी किया जा सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नैतिक परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो जैसे कि एथिक के अंदर दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन अपने माइंड से, यानी अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसके विचारों का समावेश करना होता है इसके अंदर। तो वो इसीलिए लोगों के यहाँ इसमें कम नंबर आते हैं, क्योंकि जो उनको पसंद आता है क्वेश्चन उसके उस प्रकार से आंसर देते हैं। और बाकी अपन ये वर्बली इसके चेक कर रहे हैं, बाकी अपन जो भी इसकी हार्ड कॉपी आएगी टॉपर्स की उसको डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। परिवार में मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये
परिवार मनुष्य के परिवार में भूमिका मूल्य के विकास में साथ परिवार में वह पहली सीढ़ी होती है जिस पर वह चढ़कर मानवीय के लक्ष्यों को पाना आसान लगता है। प्रशिक्षण व प्रोत्साहन, निंदा व दंड कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे ये मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। मूल्य के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जैसे कि दोस्तों उसके अंदर जैसे माँ के अंदर और बड़े बुजुर्गों के अंदर संयुक्त परिवार के अंदर रहता है, तो वह परिवार से सभी उसकी जो पहली संस्था होती है शिक्षण संस्थान वही होती है। माँ के द्वारा आदर, दया भाव, पिता के द्वारा सब कुछ जो भी सीखता है, और बड़ों के द्वारा किस प्रकार से आदर भाव किया जाता है, परिवार से सीखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांट की किस प्रकार की सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है? तो ये कांट के जो आपेक्ष और निरपेक्ष निरपेक्ष आदेश बारे में पूछा था, तो अपन को बताना था कि कांट के दर्शन में आदेश शब्द में एक प्रकार बाध्यता है। यह बाध्यता आंतरिक बाध्यता कहलाती है। नैतिक नियमों के सर्वभौतिक मानते हुए उन्हें हमेशा साध्य बना रहने दे और प्रयास करे कि साध्य की प्राप्ति का साधन न बने। कांट सार्वभौमिक नियमों में यह महत्व देता है कि नियम और नैतिक नियमों में साध्य बनाता है, परिवार परिणाम निष्पक्ष स्वीकार करता है और इच्छा भावनाओं से रहित मानता है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 9वां, जो कि आम, ये आप अपने विचार इसमें डाल सकते थे। जैसे आमतौर पे इसमें क्वेश्चन था, आमतौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति के उत्पादक जीवन जीने की व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें मानी गई है। इन न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशासक की क्या जिम्मेदारी है? दोस्तों एक तो यूएनओ द्वारा भी इनका जो कि बुनियादी व्यक्ति की जो आवश्यकता है उनकी व्याख्या की गई है। तो उसके अनुसार देखिए, एक स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, ये बताया है। और इसे मनुष्य की सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो उसके इस प्रकार प्रशासक जिम्मेदार, तो सरकार अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्रों को निजी एजेंसियों को हस्तक्षेप की जांच करती है ताकि वस्तुएं और सेवाएं बाजार में कमजोर वर्गों के तक पहुंच से बाहर न हो। यानी सभी लोगों के पास जो भी अर्थव्यवस्था में न वस्तुएं और सेवाएं क्या है सभी के पास समान रूप से पहुंचे। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करके ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है जिससे कि व्यक्तियों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सके। यानी सरकार नियम बना सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो। और मुक्त बाजार विचारधारा के में निजी एजेंसियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के पक्ष में राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करनी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए भी सरकार को क्या अस्पताल खोलने चाहिए और सारी सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। आवास योजना का भी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रमुख ये अपन 50 वर्ड के अंदर डाल सकते थे, आवास, शुद्ध जल, पेय, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, और सरकार को किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। अगले 10वां क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन दोस्तों के अंदर देखिए, लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं? तो लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए यानी जो लोक सेवक है उसके अपने क्या क्या भूमिका निभानी चाहिए जिससे कि वो नैतिक मूल्यों को स्वाभाविक ढंग से निभाए। तो लोक सेवाओं की नीतियों निर्माण में क्रियान्वयन के लिए लोक सेवाओं को प्रभावी तरीके से प्रकाशित करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। यानी एक प्रशासक को किस प्रकार से जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और लोक सेवा के संबंधित कर्मचारियों यानी जो उससे संबंधित कर्मचारी है, विधि के शासन को बनाए रखने और मानवाधिकारों का सम्मान करना तथा केवल जनहित में कार्य करना, उन्हें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की उच्चतम मानकों को बनाए रखना, ये प्रमुख लोक सेवक के होनी चाहिए। और निस्वार्थ होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेहिता के अंदर होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए।
ये एक लोक सेवक की प्रमुख रूप से व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन अपना पार्ट सी था। इनके क्वेश्चन अपन को 10 अंक के थे, एक क्वेश्चन, और 100 वर्ड में देने थे। दोस्तों देखिए, अनिवार्यता अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को कुछ साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों को शुभ होना आवश्यक है। और गांधी जी के नीति शास्त्र के संदर्भ में ये गांधी जी के प्रमुख रूप से विचार रखने थे इसके अंदर, जो कि साधन और साध्य के हैं। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जितना महत्व साध्य को देते थे, उतना ही महत्व साधन को भी देते थे। गांधीवादी दर्शन में इन्हें एक दूसरे के अलग नहीं किया जाता। उन्होंने साधन को साध्य से अधिक महत्वपूर्ण माना है। और क्या माना है? जैसे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म की फल मनुष्य के हाथ हाथ से नहीं होता, किंतु कर्म अवश्य उसके हाथ में होते हैं। जो उसके हाथ में वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्ति के पास जो कर्म करता है वो उसकी समय सीमा, यानी वो कर सकता है, मगर जो फल है उसका उसके पास वो नहीं है। और साधन साध्य की पवित्रता का विचार गांधी दर्शन एक चमत्कार, एक सितारा है। इस विचार की पृष्ठभूमि भारतीय दर्शन और संस्कृति के इस विचार को उन्होंने न केवल राजनीतिक घटनाओं में बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंग बनाया था। इसका उन्होंने अपने जीवन में सफल प्रयोग कर प्रत्यक्ष दिखाया। जैसे उन्होंने सत्याग्रह किया दोस्तों, अहिंसा का असहयोग आंदोलन किया। ये महत्वपूर्ण उनके आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने साधन और साध्य की परिभाषा को परिभाषित किया। और उन्होंने साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर दिया। साध्य की पवित्रता को साधन और साध्य की परिशुद्धता, साध्य और साधन की एकता पर बल दिया। नैतिक नियमों में विश्वास और साध्य को प्रति करने के लिए साधन के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का सहारा लिया उन्होंने। ओके दोस्तों, और उनका साध्य और साधन की पवित्रता में गहरा विश्वास था। और जैसे कि गांधी जी का कहना था कि बुरे साधन के कारण अच्छा साधन भी नष्ट हो जाता है। गांधी जी ने साधन और साध्य की तुलना बीज में फल से करते हुए कहा कि जिस प्रकार बीज में बीज होगी उसी प्रकार का फल भी आएगा। इस प्रकार यदि साधन अच्छा नहीं होगा तो साध्य की कल्पना भी अच्छी नहीं की जा सकती। ये प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन के आंसर थे दोस्तों। अगला है 12 नंबर का, जो कि है क्वेश्चन, नैतिक निर्णय के लेने के लिए महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। और नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में किस प्रकार से समन्वय करेंगे। अगर दोस्तों आपने बहुत डीपली अगर नैतिक शास्त्र को पढ़ा है तो आप इसको अपने विवेक से आंसर दे सकते थे। और उसमें भी अगर एग्जामिनर को अगर वो क्वेश्चन पसंद आता है तो वो अच्छे मार्क्स उसमें दे सकता है। तो देखिए, इसमें नैतिक निर्णय में यह विशेष स्थिति किए जाने की आवश्यकता के बारे में सही ढंग से तर्क करने की क्षमता है। ओके दोस्तों, और यह निर्णय मनुष्य की निर्णय लेने से अनुमति देता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। नैतिक निर्णय वह होता है जिसमें विश्वास पैदा करता है इस प्रकार की किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी, निष्पक्षता और का किस प्रकार से उसका उत्तर दे। और है तो इंगित करता है कि नैतिक होने के लिए सम्मान और जिम्मेदारी प्रदर्शन करना होगा। नैतिक निर्णय एक ऐसा वाक्य है जिसके अनुसार नैतिक मूल्यों और कार्रवाई गुणवत्ता के साथ क्या करना है कि मूल्यों का निर्णय हमारे कार्य में सही गलत होने के आकलन करता है। जब एक नैतिक निर्णय का विश्लेषण किया जाता है तो पाया जाता है कि उसमें एक विशेष विषय शामिल है जो कि न्याय करेगा, एक वस्तु जिसका न्याय आंका जाएगा और एक मानक जिसके अनुसार विषय की कार्रवाई का न्याय किया जाएगा। तो नैतिक निर्णय के आदतन और स्वैच्छिक कार्यों के नैतिक गुणवत्ता का निर्णय है। आमतौर पर एक नैतिक निर्णय एक तर्कसंगत मनुष्य के सामान्य स्वैच्छिक कार्यों में दिया जाता है।
तर्कसंगत व्यक्ति की स्वैच्छिक कार्यों में विचार विमर्श, निर्णय, संकल्पना शामिल है और इस कारण से उनके पास सही और या गलत होने का गुण भी होता है। नैतिक मानक के संदर्भ में कार्यों को अच्छा व बुरा माना जाता है। इस मानक के आधार पर नैतिक निर्णय को दिया जा सकता है। तो ये दोस्तों इंग्लिश के अंदर नैतिक निर्णय और इसके प्रमुख जो उदाहरण के बारे में पूछा था, ये काफी 100 वर्ड से ज्यादा के अंदर हो गया, मगर आपको आंसर देना हो तो ऐसे दे सकते हैं, जैसे रक्त का आदान कराना यानी रक्त का देना, चुराना, गर्भपात कराना। ये प्रमुख रूप से क्या है कि ये नैतिक निर्णय है कि उसको लेना चाहिए या नहीं। मुख्य रूप से नैतिक निर्णय 4 प्रकार के होते हैं। नैतिक निर्णय को तार्किक तर्क में एक मॉडल जवाब देते हैं, इसलिए सकारात्मक नकारात्मक निर्णय, उदाहरण के लिए अपने परिवार को मारने और वाले को गलत नहीं है, यानी अपने परिवार को मारने वाले को मारना गलत नहीं। तो इसका सार्वभौमिक विशेष एक वचन नैतिक निर्णय, जैसे सभी अग्निशामक अपना काम सही ढंग से करते हैं। तो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। और हाइपोथेटिकली नैतिक निर्णय, उदाहरण के लिए अगर किशोरी को उस स्कूल में प्रवेश करती है जो कि धार्मिक कट्टरपंथी बन जाएगी, तो ये आपका नैतिक निर्णय है कि आपको उसमें प्रवेश कराना चाहिए या नहीं। नैतिक निर्णय में समस्यात्मक है, उदाहरण के लिए आवश्यक रूप से सभी अरब आतंकवादियों की गतिविधियों इसमें शामिल है। और क्या है, जैसे ये नकारात्मक चुराना है, गर्भपात कराना, ये नकारात्मक निर्णय है जो कि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति उन मुद्दों में से एक है जो विभिन्न लोगों और संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं नैतिक निर्णयों में सबसे अधिक प्रभावी हुए हैं। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन था ये, एक दूसरे की सफलता में बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, इसके तनिक को उदाहरण के लिए लिखिए। दोस्तों इसके अंदर आप लिख सकते थे कि इसका आंसर मेरे को मिला नहीं, आप अपने विवेक से इसके अंदर आंसर पुट कर सकते थे। देखिए कि बेहतर प्रशासन के एक दूसरे के कार्य को देख के और एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार से एक दूसरे का विकास करके उसको बेहतर प्रशासन की सीख मिलती है कि अगर कोई कर्मचारी वो आपके सहयोग में काम करता है तो उसको सहयोग करना, वो आपको सहयोग करेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते थे। दोस्तों बाकी पेपर भी आप डिस्कस किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पिछले 2 वीडियो को आपने काफी प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसे देते रहिएगा, क्योंकि आगे हम ऐसे आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते रहेंगे दोस्तों। और तैयारी करते रहिए। और जिन भाइयों का इंटरव्यू के अंदर अगर अच्छा करने हैं तो उसके लिए आपको इंटरव्यू, अगर आपको मेंस के अंदर अच्छे नंबर आए हैं तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए। वैसे देना चाहिए क्योंकि पता नहीं अगर आपकी रैंक अच्छी आती है या नहीं आती है, तो आपको सभी को अगर मेंस का एग्जाम दिया है तो आपको विश्वास होना चाहिए, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। आगे जो भी अगर नई वैकेंसी भी आने वाली है तो आप उसकी प्री की मेंस की दोनों की अभी हमारे चैनल पे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।